अब दिल्ली सल्तनत में बलवान जाइए आप अपना काम 1266 से 1286 तक। याद रखिएगा बलवन के बारे में कहा जाता है, बलवन के बारे में कहा जाता है कि मंगोल के लोगों ने इसको उठाकर, बलवंत के बारे में कहा जाता है, याद रखिएगा बलवंत के बारे में कहा जाता है इलवरी वंश या इलवरी वंश या तुर्क के था। याद रखिएगा बलवंत इलवरी वंश या तुर्क का था। इसको मंगोलों ने क्या किया था, बचपन में मंगोल ने इसको उठाकर ख्वाजा अलाउद्दीन के हाथों से बेच दिया। का किसके हाथों से? इसको उठाया लो बचपन में उठाया लो, बचपन में उठा कर लाया लो ख्वाजा अलाउद्दीन ख्वाजा जलाउद्दीन के हाथों बेच दिया। गजब हाल है भाई, किसको उठाया गया? बचपन में मंगोलों ने बलवंत को उठाकर ख्वाजा अलाउद्दीन के हाथों उनको बेच दिया। अलाउद्दीन ने उसको अपने के यहाँ ले जाकर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और अंत में दिल्ली लेकर चले गए। वह अलाउद्दीन को वो बलवन को 1223 ईस्वी में दिल्ली लेके चल गए। बलवंत होनहार होने के कारण इल्तुतमिश के 40 दल में आसानी से प्रवेश कर गया। उसमें इनकी स्थान कहाँ मिल गई थी? तो इल्तुतमिश ने जो 40 दल का बनाया था, ठीक है ना, उसमें इनको क्या कर दिया गया? तो नियुक्त कर लिया गया। और ये इतना चतुर था उस 40 दल के सेना संगठन में रहकर हर पहलुओं पर ध्यान रखने लगा, आगे बढ़ने की सोच रखने लगे। बताया जाता है कि इनकी योग्यता और दूरदर्शिता इतना थी कि ये हर चीज पर नजर रखने लगा था। इनका बचपन का नाम बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन हुआ करता था, बचपन का नाम बहाउद्दीन हुआ करता था। और जब यह दिल्ली के शासक बना तब इनका नाम गयासुद्दीन बलवंत हुआ करता था। यानी कहने का मतलब जब यह दिल्ली के गयासुद्दीन बलवंत हुआ करता था। गयासुद्दीन बलवंत हुआ करता था। जब ये सिंपल था, इनका नाम क्या था? बहाउद्दीन। ऐसे इनको क्या बोला जाता था? शुरुआत के दौर में बलवन बुलाया जाता था। लेकिन इनका बचपन का नाम क्या हुआ करता था? तो बहाउद्दीन हुआ करता था। जब इनको दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठाया गया था, इस समय उनका नाम गयासुद्दीन बलवंत रखा गया था। और ये जो प्रक्रिया थी ये लंबा समय तक चली थी। ये प्रक्रिया जो थी लंबा समय तक चली थी। जब बलवन ने गद्दी पर बैठा,
फिर जब बलवंत ने गधे पर बैठा था तब वह अपने आप को ईरान के आफर या वंश का बताता था। याद रखिएगा, पहले बताया जाता है कि ये जब गद्दी पर बैठ गया बलवंत ने, तब इन्होंने बोला कि नहीं, हम ईरान के आफरसिया वंश के बताता है। इनका जो आचरण था यह क्रूर था, इनका जो आचरण हुआ करता था यह क्रूर था। इनका एक प्रमुख बात हम आप लोग बताते हैं, प्रमुख बात इनका याद रखिएगा। ये बोलता था कि जब भी हम गरीबों को देखते हैं मेरा तलवार, जब भी हम गरीबों को देखते हैं मेरा हाथ तलवार की ओर जाता है। यानी कहने की मतलब यह है कि यह गरीबों को देखना पसंद नहीं करता था। यानी कहने का मतलब यह गरीबों की ओर या गरीबों की यह सहायता मदद करना नहीं चाहता था, जिनका नाम हुआ करता था बलवंत। ठीक है ना। इन्होंने अपना विरोधियों के प्रति लौह नीति का अवलंबन अपनाता था। रक्त और लौह की नीति अपनाता था। लौह की रक्त, ठीक है ना, लौह की क्या होता है, रक्त, यह तो होना चाहिए था। लौह की रक्त ना करिए, रक्त और लौह की नीति या लौह एवं रक्त की नीति अपनाता था। यह अपना विरोधियों को प्रति यह क्या बोलता था, रक्त और लौह की नीति अपनाता था। आपको पता होना चाहिए कि यह अपने विरोधियों को प्रति ये अपनाता था। बताया जाता था, इनको बताया गया है, ठीक है ना, बताया गया है कि इल्तुतमिश द्वारा 40 दल जो बनाया गया था, 40 दल जो बनाया गया था उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। जिस 40 दल ने इल्तुतमिश बनाया था, ये अपने शासन काल में उसको क्या कर दिए, समाप्त करवा दिए। और इन्होंने दैवीय राज तत्व की व्यवस्था की। पहली बार दिल्ली सल्तनत में दैवीय राज तत्व की व्यवस्था की। और इन्होंने क्या क्या कहा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बताया इन्होंने नियाबत एक खुदाई अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया करता था। उसके बाद नियाबत एक खुदाई ईश्वर की प्रतिनिधि बताया करता था। जिल ए इलाही इसको ईश्वर का छाया बताता था। याद रखिएगा, नियाबत एक खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि बताता था। जिल ए इलाही ईश्वर का क्या बताता था, छाया बताता था। ये ईश्वर का क्या बताता था, छाया बताता था। याद रखिएगा।
राजतत्व के कारण बलवान अपना पद और राज्य के बारे में पहली बार सोचने का प्रयास किया एक निजाम कि निजामी ने पहली बार ऐसा शासक देखा था जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के गादी पर बैठकर राजतत्व की बात की। जब भी राजतत्व की बात आ जाए तो इसमें सुल्तान जो होता है वो अपनापन और बहुत उस राज्य के बारे में वह सोच विचार करने लगता है, क्योंकि इनका कार्यकाल जो था 20 साल के था। इसमें इन्होंने बहुत सारा चीज़ अपनाने बनाने का काम किए, परंतु यह धीरे धीरे क्या हो गए, यहाँ से वह आगे निकले। याद रखिएगा, ये जो शब्द लिखवाया गया है इसकी आवश्यकता पड़ेगी आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे एग्जामों में। अब आप लोग को बताया जाता है कि जो व्यक्ति का नाम था जी दास, बलवंत ने सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत करवाई। अब याद रखिएगा, सिजात का मतलब क्या होता है, दंडवत होता है। सिजात का मतलब क्या होता है, दंडवत होता है। तो पाबोस का मतलब होता है पैर चूमना। उपवास का मतलब होता है पैर चूमना। निहादा का मतलब क्या होता है, दंडवत होता है। यानी इन्होंने यह प्रथा की शुरुआत की। बताया जाता है बलवान ने अपने यहाँ का त्योहारों का महत्व नहीं दिया करता था। अब हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि बलवंत जो था थोड़ा अजीब किस्म का शासक हुआ करता था। उन्होंने 2 प्रथा लागू की, जिसमें एक है सिजदा और दूसरा का है पाबोस। सिजदा में हुआ करता था, दंड देने की बात होती थी, और पाबोस में
पैर चूमने की बात कही जा रही थी। जब ये बात खत्म हुई तब बलवंत ने त्योहारों के बारे में उन्होंने दिल्ली सल्तनत में जहाँ पे राज कर रहा था वहाँ की एक भी पर्व मनाने की बात नहीं की। उन्होंने ईरान के एक महत्वपूर्ण पर्व जिसका नाम नौरोज हुआ करता था। ईरान का एक महत्वपूर्ण पर्व जिसका नाम क्या हुआ करता था? त्योहार नौरोज हुआ करता था। याद रखिएगा, नौरोज त्योहार था, ये कहाँ से आया था? ईरान से लिया था। किसने लिया था? बलवंत ने। कहाँ से लिया था? ईरान से लिया था। किसने लिया था? बलवंत ने। इनको यहाँ से अच्छा नहीं लगा। आगे चलकर बलवंत ने दीवान-ए-अर्ज की स्थापना किया था। आगे चलकर बलवंत ने दीवान-ए-अर्ज की स्थापना की थी। बलवंत आगे चलकर दीवान-ए-अर्ज की स्थापना किया। याद रखिएगा, किया था। याद रखिएगा, दीवान-ए-अर्ज एक प्रकार के दीवान-ए-अर्ज ये एक सैन्य संगठन हुआ करता है। ये सैन्य संगठन हुआ करता था। उन्होंने गुप्तचर अधिकारी को बारीद कहा करता था। याद रखिएगा, बलवंत ने गुप्तचर अधिकारी को बारीद कहता था। बलवंत ने आगे चलकर दीवान-ए-अर्ज जो सैनिक संगठन हुआ करता था, सैनिकों का एक का किया था, फौज तैयार करने की बात कर रहा था। बलवंत के दरबार में दो फारसी कवि जिनका नाम, याद रखिएगा, दो फारसी कवि जिनका नाम अमीर खुसरो और अमीर हसन था। अमीर खुसरो और अमीर हसन था। आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि बलवंत जो हुआ करता था उनके दरबार में दो फारसी कवि भी हुआ करते थे। एक का नाम अमीर खुसरो, दूसरा का नाम अमीर हसन हुआ करता था। ये हम लोग बहुत जगह पूछा जाता है, बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आप बताइए, तो हम लोग वहाँ पे इस बात को ध्यान रखेंगे और अपना प्रश्न आसानी से दे देंगे। अब बताया जाता है कि बलवंत भाई का कहानी खत्म होगा। बलवंत का निर्धान 1286 ईस्वी में हो गया। बताया जाता है बलवंत की निर्धान 1286 ईस्वी में इनका निर्धन हो गया। किसका? बलवंत का निर्धन 1286 ईस्वी में हो गया और इनका जीवन लीला यहीं पे समाप्त हो गई। इन्होंने अपना 20 वर्ष का जीवन काल में जो किया उन्होंने अच्छा किया, परंतु गरीबों के प्रति इनका घिनौना जो हरकत था ये बहुत घिनौना बोला जा सकता है, कहा जा सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।